आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, ज्योग्राफी का हमारा अब आपका विषय है। और अभी तक हम इसमें अपने 5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर मैं आपकी पूरी ज्योग्राफी को मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में जो आपका चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आपका फिनिश हो रहा है और इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपका समाप्त कर दूं ताकि सब चीज़ें हों। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हम उनका वर्णन करेंगे। और ये लेक्चर आपका, हमारे इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपका समाप्त हो जाए और ताकि हम लोग कल आपका नया लेक्चर आपका प्रारंभ कर सकें और हम सारी चीज़ों को आपका सीख सकें। क्लियर है बच्चों? तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अपने इस लेक्चर के अंतर्गत कि बच्चों पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। उन स्थल रूप की बात हम लोग बाप का कर रहे हैं और इन स्थल रूप को हम लोग बहुत अच्छे से बाप की चर्चा करेंगे और हम इन स्थल रूपों को बाप का देखेंगे कि कौन से स्थल रूप हैं, क्या इनकी परिपाटी है, ठीक है। और इन सब पर हम लोग आपका बात करेंगे कि क्या चीज है और किस तरह से है, इसको हम लोग बाप का देखेंगे ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें और बहुत अच्छे से बाप का समझ सकें। आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी की परतें सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अग्निगत प्रकार की प्रमुख स्थल हैं। स्थल मंडल के कुछ ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के आपके परिमाण से बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। अब देखिए, स्थल मंडल को तो आप पहचानते ही हैं या उन स्थल रूपों को आप परिचित होंगे, जैसे आपने पर्वत, पठार, ये सब चीजें देखी होंगी, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ है? जो पृथ्वी का स्थल रूप है, जिसे हम जमीन या लैंड कहते हैं, उस पर ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है। अब देखिए, उसमें क्या, जहां हम खड़े हैं उसमें क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। अब ये गति क्यों हो रही है और हमको क्यों महसूस नहीं हो रहा? अभी समझते हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। कह रहा है जो अर्थ है, इस अर्थ के अंतर्गत आपका लगातार क्या हो रही है, आपकी जो गति है वो आपका हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर भी पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अब कह रहे कि कहीं ऐसा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक बल है, इंटरनल फोर्स है, उस फोर्स के कारण कुछ चीजें ऊपर धंस जाती हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं। इस तरह की सारी चीजें ये हो रही हैं और इनको आपका देखना और इनको समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों। कैसा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब एक आपने चित्र को देखिए, थोड़ी क्लियरिटी आएगी आपके विजन में। जैसे ये आपका पर्वत है, पठार है, झील है, सहायक नदियां हैं, मैदान है, वितरिकाएं हैं, जल संधि है, तट है, प्रायद्वीप है, डेल्टा है, नदी मुहाना है, घाटी है, पहाड़ी हैं, पर्वत श्रृंखला है, जल संधि द्वीप हैं। इन सब चीजों को हमको इसी के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है और इनको आपका देखना है। आपके मन में कभी कभी प्रश्न उठता होगा कि आप जाते हैं कहीं पर, बड़ी सुंदर आकृति आपको देखने के लिए मिलती है, स्थल आकृति बहुत से आपको विचरित आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं और इनको हम लोग आपका एक एक करके आपका देखते हैं, ये क्यों है और कैसे हैं, किस प्रकार हो रही हैं। इनको हम लोग आपका
एक एक करके बहुत अच्छे से इनको हम ढूंढते हैं। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाई को ढाल के पर्वत के आधार पर वर्गीकृत हम लोग इनको कर सकते हैं कि आप इनका जो स्पेशल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है और इन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग आपका देख सकते हैं, हम इन पर बात कर सकते हैं। ठीक, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कह रहे जो पर्वत है और पृथ्वी की जो सतह है उस सतह की आपका प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार आपका चौड़ा होता है। कह रहे जो शिखर है वो आपका छोटा होता है और आधार जो आपका चौड़ा होता है। यह आपस के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है। यानी कि आप जितनी हाइट को पकड़ोगे उतनी हाइट को पकड़ने के बाद ये चीजें बहुत ऊंची होती चली जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां नहीं होती, उन्हें हिमानी कहा जाता है। अब देखिए जो हमारे कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिन पर्वत पर हमेशा जो आपकी बर्फ है वो आपकी जमी रहती है और वहां से जब आपकी नदी निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको हिमानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमानी कहते हैं। यह कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जल होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम ही लोग निवास करते हैं। अब सबसे बात कह रहे हैं कि वहाँ की जो आपकी जलवायु है वो कैसी है बच्चों? कठोर है। कठोर का मतलब समझते हैं कि बहुत से पर्वत पर बहुत गर्म होता है टेम्परेचर और वैसे ऑलमोस्ट जो आपके हाइट वाले पर्वत है वहाँ ठंडा बहुत होता है। तो जलवायु कैसी होगी? रफ एंड टफ नहीं है बल्कि ज्यादा ही स्ट्रांग है। ठंडी है तो बहुत ठंडी है, गर्म है तो बहुत गर्म है। ठीक है, तथा कृषि योग्य भूमि भी कम होती है और कह रहे हैं कि जो लैंड लेवल जो भूमि है वो भी कम है। पर्वत एक रेखा के महाक्रम में व्यवस्थित हो सकती है जिसे हम श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वत तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के महाक्रम में होते हैं जो सैकड़ों मील फैले होते हैं। हिमालय, अल्पस तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिकी पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार भी आपकी विभिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, भ्रंशत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। कह रहे हैं ये तीन प्रकार के आपके पर्वत हैं। इन पर्वतों को आपको समझने की आवश्यकता है कि कौन सा पर्वत कैसा है और आपका किस प्रकार का है। आप इनको समझ सकते हैं। हिमालय तथा अल्पस पर्वत बलित पर्वत हैं। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिख शंक्वाकार है। अब आप देखेंगे जो भी आपके फोल्डेड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है या फिर जो आपके ज्वालामुखी से माउंटेन बने हैं, ये आप इनको देखिएगा तो ये कैसे मिलेंगे? आपको ऊबड़ खाबड़ मिलेंगे। बाकी और जो इनका शिखर होगा वो आपका शंक्वाकार हो सकता है। और कह रहे हैं कि अल्पस और हिमालय क्या है? न्यू फोल्डेड माउंटेन है। अभी मैं आपको बलित पर्वत के विषय में भी आपको पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इतना फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं। थोड़ा सा एक बार पीछे इसका ये चित्र देखते हैं। देख रहे हैं? अब देखिए इसी जो ये चित्र आकृति है ये इसी की है। जा नहीं रहा है, इसमें कलर डूब जा रहा है। ये देखिए, यानी कि इसको हमने एग्जाम्पल के रूप में समझा है। अब देखिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के भाग को हम क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण क्या हुआ बच्चों? जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण इसको में फोर्स लगा और ये आपका ऊपर की तरफ उठा, तो ऊपर की तरफ आपका उठने पर क्या हुआ बच्चों? इसमें एक पीक पकड़ गया। एक इसकी जो हाइट है वो हाइट आपकी इसमें आपका पकड़ ली और हाइट पकड़ने के कारण
क्या हो गया बच्चों, ये बहुत ऊंचा और आपका उड़ना प्रारंभ हो गया और बहुत ऊंचा ये निकल गया। ठीक है, ध्यान रखिए। जिसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। भारत में अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कह रहे हैं जो अरावली आपका माउंटेन है, ये क्या है, ये विश्व की सबसे पुरानी जो श्रृंखला है वो है। यानी पूछ ले भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पुराना है आपका अरावली पर्वत, जो आपका मुख्यतः राजस्थान में पड़ता है। अपर्दन की प्रक्रिया, अपर्दन का मतलब होता है आपका कटना छटना, प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई है। घिस मतलब कम हो गई है, जितना पहला रूप था वो वर्तमान में नहीं है। हर साल वो आपका घट रही है, उसका अपर्दन हो रहा है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। कैसे हैं बच्चों, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा भौंसोत ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है। ऊपर उठे खंड को हाइट्स और आपका नीचे धसे खंड को मधुरोणी भाग को ग्रोबन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हाइट्स और ग्रोबन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वासोजन पर्वत इस तरह के पर्वत का एग्जाम्पल है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र की उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको उनका पता लगाना है और उन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है, उन एग्जाम्पल्स को आपको समझना है। ठीक है, इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरणों का पता लगाओ। कह रहे कुछ ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देखिए। यूरोप में ध्यान रखना बच्चों, यूरोप की राइन घाटी है और वासो पर्वत आपका वहाँ का तंत्र सिस्टम है, और एक एटलस पर्वत को भी आपको मानचित्र में देखना चाहिए, यूरोप में आपको दिखाई देगा। अब ये पर्वत देखिए, सिंपल सा आप इसको समझिए, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। मान लीजिए एक ये पूरा भाग था, हमने इसको मान लिया पृथ्वी की वाप की सतह थी। ठीक, अब इस सतह में कुछ आंतरिक हलचल हुई यहां पर, और आंतरिक हलचल होने की वजह से इसका ये जो बीच का भाग था, ये वाला, ये बीच का भाग क्या हो गया आपका, ध्यान रखना बच्चों, ये बीच का भाग आपका नीचे की तरफ क्या हो गया आपका, बैठ गया। अब आपको दिखाई देगा अच्छा सा, कैसा हो गया, नीचे की तरफ आपका बैठ गया। और नीचे की तरफ बैठ जाने के कारण, ध्यान रखिए बच्चों, नीचे की तरफ बैठ जाने के कारण अब इसमें क्या हुआ बच्चों, जब ये नीचे की तरफ आपका बैठ गया, पूरा नीचे चला गया, तो इसमें आपका ये भाग नीचे बन गया, और जो ऊपर खड़ा खंड रह गया उसको हमने उत्खंड बोल दिया, और नीचे आपका हमने आपको क्या बोल दिया इसको बच्चों, द्रोणिका भ्रंश। यानी कि ये बीच का ही पर्वत जो है, जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये ही पर्वत आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। यानी कि दो पर्वतों के बीच में जब कोई पर्वत आपका नीचे खिसक जाए उसकी हाइट की तुलना में, तो हम उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, आपका ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ध्यान रहेगा बच्चों, आगे देखिए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण आपका बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के एग्जाम्पल हैं। क्या कह रहे हैं, इस तरह के पर्वत के क्या एग्जाम्पल हैं। आपको समझना होगा कि ज्वालामुखी भी आपके पर्वत होते हैं जो बहुत सारे प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का आपका फ्यूजियामा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानी में होता है। जलाशयों के जल के लोगों तक पहुंच जाता है।
पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली के उत्पादन में भी आपका किया जाता है। नदी, घाटी तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हम ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होती हैं। सैलानियों के लिए पर्वत के कुछ उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनके प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थिति कुछ ऐसे स्थान को बता सकते हैं जहाँ ये खेल आपके खेल सकते हैं? कह रहे कि क्या आप ऐसे कुछ स्थानों को आपका बता सकते हैं जहाँ इन आपका खेलों को हम लोग आपका खेल सकते हैं? ज्वालामुखी देखिए, जब कोई निकलती है, आप सबसे पहले देखिए तो आपने पर्वतों को पढ़ लिया, कुछ नवीन हो, कुछ ब्लॉक हैं। देखिए हम लोग इनमें है आपका पूरी तरह से मतलब ये समझिए, हम जितना हमारी हमारी कक्षा के लिए आपका उपयोगी है, हम वैसे ही उन सब चीजों को आपका पढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी राख, भाप, गैस के संयुक्त बने। अब देखिए, जब कोई ज्वालामुखी आपका निकलता है, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कैसे आपकी ज्वालामुखी निकलती है और क्या चीजें होती हैं उस ज्वालामुखी निकलने में। ये आपको ध्यान देना होगा कि कैसे आपकी ज्वालामुखी निकलती है। पठार पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है जो आप आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठ जाती है, उठा हुआ है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिन्हें ढाल कहते हैं। पृथ्वी पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके एग्जाम्पल हैं। क्या कह रहे हैं? केनिया हो गया, अब आपका तंजानिया, युगांडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या हैं? ये इस पठार के आपके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर रहे हैं तिब्बत के पठार की। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका तिब्बत का पठार। कह रहे हैं जो आपका तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि किसी विश्व के बहुत से खनन क्षेत्रीय पठारों भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे हैं जो अफ्रीका का पठार है, पठार देखिए, सबसे पहला मैं पठार को बताता हूँ, पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने और आपके चांदी के लिए। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज इत्यादि के बड़े भंडार पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए पठार क्या है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि है। अब देखिए, जो पठार होते हैं उनकी हाइट आपकी पर्वतों से कम होती है। सबसे पहले समझिए, आपको अंतर क्लियर नहीं होगा पठार और आपके पर्वत में, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ना पठार को पहाड़ी बोल देंगे। पठार क्या होता है? उसकी हाइट कम होती है, पहली बात। और हाइट के साथ पठार की पीक नहीं होती। क्या नहीं होती? आपका पठार की चोटी नहीं होती। और जब आपका चोटी नहीं होती, तो चोटी नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, कि क्या नहीं होती? आपका चोटी नहीं होती, और चोटी नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और आपका साफ रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के एग्जाम्पल हैं।
लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेत के लिए अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। क्या होते हैं? रमणीय स्थल होते हैं जो आपका पर्यटक को स्थल करते हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई धार्मिक रूप से किसी तरह की चीजें होती हैं। अब देखिए, पठार में ना कुछ आपकी नदी भी निकलती है, जैसे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। क्या निकलती है? स्वर्ण रेखा। और इसमें क्या है? हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है। और कर्नाटक में क्या है आपका? जोग जलप्रपात है। ठीक। और लावा क्या है? काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा है, ये इसमें है, सब मिलता है। ठीक। जो उपजाऊ खेती होती है, इन सबको हमको बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। बात कर रहे हैं मैदान की। मैदान मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, उन्हें अपर्दित आपका कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे लेकर जाती हैं। अपने साथ लाए गए पदार्थ बालू बालू पत्थर, सीमेंट वे घाटी आपका निक्षेप कर देती हैं। अब देखिए, मैदान क्या होते हैं? मैदान, आप कोई आपको फील्ड दिखाई देगा, आप क्या आप उसको मैदान कहेंगे? हाँ, वो भी मैदान है। लेकिन मैदान क्या है? मैदान बोलते हैं समतल भूमि जो बहुत बड़े भाग हो। ऐसा नहीं कोई 100-200 गज का हमने प्लॉट देख लिया और हमने अब उसको हमने मैदान बोल दिया, या फिर हमने 10-20 बीघा कोई अपने बहुत बड़े रीजन में होना चाहिए। और साथ ही बोलते हैं कि समुद्र हाइट से 200 मीटर की से भी ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग सी लेवल से नापे तो 200 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमको देखना। और देखिए, जब हम आपकी नदियां होती हैं और नदियां जब पहाड़ों से बहती हुई आती हैं, तो पहाड़ों से बहती हुई आने की वजह से क्या होता है कि ये अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि चीजें लाती हैं और अपने साथ अपरदन करती रहती हैं, और फिर एक जगह किसी जगह आकर ये उनका निक्षेप कर देती है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में त्सांग नदी का मैदान इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। कह रहे जो मैदान होते हैं बड़े ही उपजाऊ होते हैं, और इसलिए ये मैदान क्या होता है, विश्व में अधिक जनसंख्या वाला भाग भी होता है। नदियों द्वारा आपके कुछ बनाए गए क्षेत्र हैं, और इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग एक एक करके आपका देख रहे हैं। और एशिया में स्थित क्या है? गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसको हमको समझना है। मैदान मनुष्य को रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कैसा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका क्षेत्र है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप से ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। भारतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आपका सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप,
ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें से आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन खतरों को हम कम कर सकते हैं कि अगर हम लोग अपनी जागरूकता को फैलाएंगे, तो जागरूकता को फैलाने के साथ ये जो सारे खतरे हैं, ये सारे खतरे आपके कम हो जाएंगे और हम इनको देख सकते हैं, हम इनको समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग आपका कूड़ों को किसी भी स्थान पर या पानी में फेंक देना, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हम इस प्राकृतिक से महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। कैसे करें हम लोग? कि जितनी भी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उन सब पीढ़ी को आने वाली पीढ़ियों को हम उनको सुरक्षित रखें। अब अगर हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को हम उनको पेड़ पौधे, स्वच्छता, पर्यावरण, जल इत्यादि नहीं दे पाएंगे संसाधन, तो फिर आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ी के सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी, जो हमको अभिशाप के रूप में देखेंगी कि हमारे जो पहले हमसे पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने हमारे लिए क्या कर दिया है और कैसी स्थिति वो खड़ी कर दी है, तो वो हमको देखेंगी। स्वस्थ भारत मिशन को हम थोड़ा देखते हैं कि भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है, स्वच्छता भारत मिशन, कि क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है, और स्वस्थ शरीर के लिए सबसे अच्छा पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिकता आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन ये चलाया जा रहा है। अब सबसे पहले ना कुछ चित्र हैं, आप इन चित्रों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला चित्र देखिए। चित्र 1 को 10 से ध्यान तक देखना है। सबसे पहले चित्र आपने 1 देखा। अब 1 है जहां रेगिस्तान है, जस्ट बगल में दूसरा नंबर का चित्र है। अब दूसरे नंबर के चित्र को देखिए, देख लिया। फिर इसके बाद चित्र नंबर 3 को देखिए। ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से जो केरल वेरल के राज्य हैं, उसमें ये जो नाव है इसके दिखाई देगा। फिर 4 नंबर के चित्र को देखिए। इन चारों की प्रकृति आपको अलग दिखाई देगी, आपको डिफरेंट दिखाई देगी। आप इनको एक बारी छोड़ दीजिए, जो आपके क्रियाकलाप हैं, चित्र हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। ये चारों को आपने देखा, तो आपको देखकर हर की एक जो नेचर है, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, और ये सब आपको बहुत डिफरेंट दिखाई देगी। अब इसमें थोड़ा सा आप 5th नंबर का देखिए, तो 5th नंबर को देखते हुए हमें अपने पहाड़ों की, अपने गांव की याद आती है। देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना हमारे घर भी, और इस तरह से हम लोगों को जो है हमारे घर, स्कूल हमको बहुत हाइट से दिखाई देते हैं। जो 7 नंबर का चित्र है। 6 नंबर आपको दिखाई देगा असम में जो आपकी महिलाएं हैं, जो पत्तियां तोड़ती हैं चाय के लिए, वो आपको दिखाई देगा। ये आपको हरिद्वार, ऋषिकेश में जो राफ्टिंग होती है, इस तरह से उसका चित्र आपको दिखाई देगा। और ये होगा कि जब जो हमारे यहाँ जो एक जनजाति है, बन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, ये हिमाचल मिलती हैं, ये अपनी भेड़ बकरियों को कुछ इस तरह से चुराते हैं। और ये हमारा मान लीजिए किसी हिल स्टेशन का नजारा है, जैसे मसूरी, चक्राता, लैंसडाउन, या फिर शिमला वगैरह। ये ऐसा आपको चित्र दिखाई देगा। हर जगह हमें एक हर अलग तरीके का जो वातावरण है, वो हमें इसमें वो आपको दिखाई दे रहा है। देख लिया।
सारे को देखिए बच्चों, एक एक करके। तो पृथ्वी पर अलग अलग आपके स्थल हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं जल है, कहीं थल है, कहीं हिमपात है, ठीक है, कहीं आपका ऐसे क्षेत्र भी हैं, कहीं रेगिस्तान भी है, कहीं सघन वन भी है। तो इस तरह की सारी चीजें हमारे यहाँ बड़े ही कॉमन रूप में, बड़े ही आसान रूप में है, और इनको हम लोग आपका देखते हैं कि आपका किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये महिलाएं हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये नारियल के पेड़ हैं ऊपर, और ये गन्ना लगा हुआ है, और ये धान की रुपाई के लिए आपकी जो धान की पौध है उसको उखाड़ रही हैं, ताकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से ये लोग अपना प्लांटेशन कर सकें। अब देखिए कितना सुंदर चित्र आपकी स्क्रीन पर है, और कितना लौकिक लग रहा है, देखते हुए भी अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा साफ सुथरा पर्यावरण हम अपनी आने वाली जनरेशन को दें, और हम अपने शहरों में इससे अगर 20% भी डेवलप कर पाए। देखिए आज भी हमारे पहाड़ों में स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ पानी की उपलब्धता है, खाद्यान्न पर्याप्त है हमारे यहाँ, ठीक है। और अगर आप यही चीज आप दिल्ली में देखोगे तो कितना गंदा पॉल्यूशन है, रहने की कोई स्थिति नहीं है, पेड़ों में भी कोई ऑक्सीजन की जो आपकी कंटेंट, जो आपके परसेंटेज है, वो भी कोई खास नहीं निकल रहे। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। क्लियर है बच्चों? देख लिया इतना? आगे देखिए। देखिए अब हमने ना बच्चों, हमने ब्लॉक पर्वत को भी देखा था, ठीक है, और हमने फोल्डेड आपके माउंटेन कैसे बनते थे मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी का कोई आपका सपाट भाग है मान लीजिए, और उसमें कोई आंतरिक यानी कि आपका इंटरनल आपका फोर्स लगे, और जब उसका भाग आपका ऊपर की तरफ उठ जाए तो हम उसको बोलते हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्डेड आपका माउंटेन। वलित को इंग्लिश में आपको फोल्डेड बोलते हैं, और कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये तो एक्चुअल हम लोग आपको समझाने के लिए बताते हैं, लेकिन बनता कैसे है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमने इसको देखा, ठीक। और पृथ्वी के प्रमुख स्थल की भी हमने इस पे बात कर ली कि कौन से प्रमुख स्थल है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर की हमने लगभग एक एक करके सारी चीजों को हमने अपने इस लेक्चर के माध्यम से देख लिया है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने हमारे पृथ्वी के जो स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमने बहुत अच्छे से आपका देखा है, और अलग अलग स्थलों को भी हमने अध्ययन किया है। थोड़ा हमने पर्वत पठारों के बारे में देखा, कुछ ज्वालामुखी को भी हमने देखा है, और किस तरह से आपके पर्वत का निर्माण होते हैं हमने बलित और आपका ब्लॉक पर्वत के विषय में हमने पढ़ा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे जो अपनी क्लास में बैठे हैं वो अपनी क्लास को अच्छे से रिवीजन करेंगे घर जाकर, और कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कल पूछेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।